यहाँ जो है भानु प्रताप जी पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर कैसे देख रहे हैं आप, बार बार पहुंच रहे हैं, किसानों के बीच में पहुंच रहे हैं, कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है और क्या आपको चेंज नजर आ रहा है दिन प्रतिदिन? अरुण जी, दिन प्रतिदिन आप जाके देखें, आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है। आंदोलन में लोगों की भागीदारी लगातार बढ़ती चले जा रही है। अभी 1200 ट्रैक्टर ट्रॉली आए हैं, कल आए हैं करीब 400-500 के लगभग ट्रैक्टर ट्रॉली आए हैं, और लगातार ये आंदोलन मजबूत से मजबूत होता चला जा रहा है। हर संप्रदाय का व्यक्ति यहाँ आ रहा है, हर जाति हर धर्म का व्यक्ति यहाँ से जुड़ता चला जा रहा है। क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, यहाँ तक कि बच्चे भी, महिलाएं, पुरुष, हर तरह के लोग यहाँ पर इस आंदोलन में शामिल होते चले जा रहे हैं। आपने अभी देखा होगा मंच से कि पंजाब से, विशेषकर चंडीगढ़ से जो हाई कोर्ट के हमारे एडवोकेट साथी हैं और भी जगह जगह बार एसोसिएशन के हमारे साथी हैं, वो भी आए हैं। लगातार वो सारे के सारे इस आंदोलन में जुड़ते चले जा रहे हैं, इसलिए ये आंदोलन मजबूत से मजबूत होता चला जा रहा है। दूसरा, जो हमने अभी बहिष्कार की बात कही है, अंबानी, अडानी और लाला रामदेव के जितने प्रोडक्ट हैं, इनका पूरी तरह से बहिष्कार। लोग इसका लगातार हमलावर हो रहे हैं। मीडिया पर क्यों हमलावर हो रहे हैं? कौन से पे? मीडिया पे नहीं, मैं कहा मीडिया पे हमलावर हो रहा हूं, पर जिसकी आप बात करो मीडिया थोड़ी है, वो तो गुलाम है, वो तो दलाल है। भाई दलाल हमारे बीच में आएगा, दलाली करने की कोशिश करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा, तो हम उसे क्यों बख्श देंगे? मीडिया तो आप हो, बताओ हमने आपसे क्या कहा? हम तो आपका हमेशा स्वागत करते हैं, जब आप आदेश करते हैं, जब आवाज लगाते हैं, हम तो खड़े होते हैं। भाई आप ही तो हो मीडिया जितने दुनिया भर में ये इस आंदोलन की आवाज पहुंचाई है, लेकिन वो दलाल मीडिया, वो गुलाम मीडिया जो इस आंदोलन को तोड़ना चाह रहा है, जो मोदी जी की भाषा बोल रहा है, जो अपना ईमान बेचकर बेईमान बन चुका है, और जो मीडिया केवल मोदी जी का प्रचार तंत्र बनकर, उनका स्पोक्समैन बनकर उनका केवल एक महिमा मंडन कर रहा है, वो मीडिया क्या पत्रकारिता है? ये पत्रकारिता, ये तो जो पुराने जमाने में जो राजाओं के होते ना भांड, वो भांड का काम कर रहे हैं। तो मीडिया नहीं है वो। मीडिया जिस दिन होगा स्वागत होगा उसका। अडानी, अंबानी और जो लाला रामदेव जो आप कह रहे हैं, बाबा रामदेव को, उनका बहिष्कार की बात आपने पहले भी कही थी और मीडिया की, तो उस दौरान भी कहा गया आपको कि जो है ये जो आप लोग कर रहे हैं इकोनॉमी जिहाद कहा गया। हाँ, वो आपने, मैं बताता हूँ, वो है ना वो गोबर पात्रा, उसने कहा था कि भाई ये देखो ये इकोनॉमिक, ये आर्थिक जिहाद है। लेकिन उन्हें ये समझ में आना चाहिए, भाई ये हमारी लड़ाई का तरीका है, और हमारी लड़ाई का तरीका हम जानते हैं, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, हम समझते हैं। तुम अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, या यूं कहो कि देश को बेचने के लिए तुम जो सारे षड्यंत्र कर रहे हो, तुम उसके हिसाब से काम कर रहे हो। हम देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम देश को बचाने की लड़ाई पूरी तरह से संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं, और बहिष्कार उस लोकतांत्रिक तरीके में सबसे बड़ा एक तरीका होता है लड़ाई लड़ने और उसे जीतने का। इसलिए हम बहिष्कार कर रहे हैं, और बहिष्कार इसलिए भी कर रहे हैं, ये लोग अगर देशभक्त होते, ये लोग अगर देश के लिए काम करते, देश की जनता की भलाई का काम करते, देश को बचाने का काम करते, निश्चित रूप से हम भी उनके साथ में होते। लेकिन इन लोगों ने, जिसमें मैं नाम ले रहा हूं, 2-3 यहाँ में पक्के हैं, अंबानी, अडानी और लाला रामदेव का, ये देश को पूरी तरह तबाह करने का काम कर रहे हैं, और सरकार इनके साथ में पूरी तरह से शामिल है, षड्यंत्र करके इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। हम वो होने नहीं देंगे। इसलिए हमारे पास जो तरीका है बहिष्कार का, सिम का बहिष्कार होगा, जियो सिम का होगा, रिलायंस के पेट्रोल का, डीजल का बहिष्कार होगा, अडानी के जितने भी जो फॉर्चून वाला उनका तेल है उसका बहिष्कार होगा, रिलायंस के जितने भी स्टोर हैं 8,784 पूरे देश भर में, उनका बहिष्कार होगा, लाला रामदेव के जितने प्रोडक्ट हैं उनका बहिष्कार होगा। हमारे पास यही एक तरीका है, और साथ में जितने भी न्यूज चैनल हैं उन सबका बहिष्कार होगा, क्योंकि वो इस आंदोलन को तोड़ने के, देश को तबाह करने के लिए काम करते हैं, वो पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। अभी जो है बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जो आप लोग विरोध कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन का, खुद को जो है खूब फायदा लेते हैं प्राइवेटाइजेशन का, हर जगह जो है फायदा लेते हैं लोग, लेकिन जब किसानों का नंबर आया तो विरोध करना शुरू करा। वो कह रहे हैं कि किसान भी ऐसी मंडी में जाकर अपना बेचेगा। किसका फायदा ले रहे हैं? किसान क्या फायदा ले रहा? क्या दे रहे हैं आप किसान को एमएसपी नहीं दिला पा रहे। जिस एमएसपी का आप ढोल पीट रहे हैं, जिस एमएसपी का आप आश्वासन देने की बात कर रहे हैं, वो एमएसपी आप किसान को नहीं दिला पा रहे। आप ढोल पीट रहे हैं। कह रही है कि प्राइस को हम लोग कंट्रोल नहीं कर, क्या कंट्रोल कर सकते हैं? प्राइस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। नहीं, प्राइस को कंट्रोल किया जा, ये सरकार की बेईमानी है। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी अगर प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकते तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, फिर आपको प्रधानमंत्री रहने का कोई हक नहीं है। अगर सरकार नहीं कर सकती प्राइस कंट्रोल तो फिर कौन करेगा? आपको समझ में नहीं आ रहा? आपकी नाक के नीचे आलू किसान से 5 रुपए किलो और बिक रहा 50 रुपए 40 रुपए किलो, प्याज उससे 6 रुपए
किलो और बिक रही है 70 रुपए किलो, 80 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। लहसुन है लिया जा रहा है उससे 35 रुपए और 10 रुपए किलो, बेच रहे हैं आप 200 से 400 रुपए किलो। आपको समझ में नहीं आ रहा? सेब किसान से लिया जा रहा है 10 रुपए किलो और बेचा जा रहा है 110 रुपए किलो। कोई प्राइस की कोई लिमिट तो होती है, कोई सीमा तो होती है, कोई सीमा नहीं है। आप जितनी भी सारी चीजें, और केवल इसी क्षेत्र में नहीं है, आप हर क्षेत्र में देखिए, जो कैंसर की दवा आती है उसकी कीमत जो है 11 या 12 हजार रुपए, और कितने में मिलती है? 1,10,000 12,000 रुपए में मिलती है कैंसर की दवा। तो सरकार ये नहीं कर सकती, फिर काहे के लिए? जब सब कुछ उन्हें ही करना है व्यापारी को, तो तुम्हारी क्या जरूरत है? और जब तुम सब कुछ बेच ही चुके हो, सारे उद्योग धंधे बंदी कर दिए हैं, तो झोला लेके जाओ ना, तुम्हारी क्या जरूरत है? मोदी जी की क्या जरूरत है इस देश में? वो तो कह रहे हैं फकीर आदमी है। फकीर चंद जी, ये लिख लो आप, अगर आप फकीर हैं ना, आपने किसानों की मांग नहीं मानी, किसानों का सम्मान नहीं किया, निश्चित रूप से फकीर चंद जी आपको झोला उठाकर जाना पड़ेगा। मैं आपको बहुत आगाह कर रहा हूं इस बात को। आपके लिए केवल एक है, जितनी जल्दी हो सके किसानों की मांग को मान लीजिए प्रभु, और ये तीनों कानून रद्द कीजिए, एमएसपी को कानून बनाइए। नहीं तो ये किसान, इस देश की जनता जिस तरह से आंदोलन पर खड़ी हुई है, वाकई में आपको झोला पकड़ा देगी, झोला देकर आपको जाना पड़ेगा। अनशन की धमकी दी है, कैसे आप देख रहे हैं? देखिए हमारे पास, देखिए अरुण जी, हमारे पास जितने भी संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके हैं अपने आंदोलन को मजबूत करने के, इस लड़ाई को जीतने के, हम वो सारे इस्तेमाल करेंगे। चाहे हमें अनशन करना पड़े, चाहे आमरण अनशन करना पड़े, चाहे बहिष्कार हम कर ही रहे हैं, जो भी करना पड़े हम वो सारे काम करेंगे। सरकार भी हमें गुलाम बनाने के जो सारे तरीके अपना रही है, इस देश को बर्बाद करने के सारे तरीके अपना रही है, सारे षड्यंत्र कर रही है। हम तो देश को बचाने के लिए, देश की जनता को बचाने के लिए और अपने आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो संभव हो सके वो करेंगे, लेकिन हम गैर संवैधानिक काम नहीं करेंगे जैसे माननीय मोदी जी करते हैं। हम संवैधानिक काम करेंगे, क्योंकि संविधान में हमारी श्रद्धा है, कानून में हमारी श्रद्धा है, लोकतंत्र में हमारी श्रद्धा है, हम उस हिसाब से सारे काम करेंगे। जो है भारत में पूरे देश में आंदोलन होना है, कैसे आप देख रहे हैं? और उधर जो है राजस्थान में भी जो है बॉर्डर को लॉक करने की बात की जा रही है, वहां से भी किसान आ रहे हैं। देखिए धीरे धीरे आप देख रहे हैं आंदोलन, आज आप यहाँ देख रहे हैं, धीरे धीरे आंदोलन में लोगों की जो उपस्थिति है, लोगों की जो भागीदारी है वो बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में ये सब होगा। केवल ये नहीं, मैं पहले भी कहा है, केवल ये अपना जो ये सिंघू बॉर्डर ही नहीं, टिकरी बॉर्डर ही नहीं, आगे आने वाले समय में जो आप इधर से आएंगे गुड़गांव की तरफ से, जो हरियाणा राजस्थान की तरफ से है, सॉरी, जो वो है वो भी बंद करेंगे हम। आगे आने वाले समय में जो फरीदाबाद वाला जो बॉर्डर है वो भी बंद करेंगे हम। हमारे साथी गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हैं, उसके अलावा यूपी से आने वाले जो और एक दो रास्ते हैं, आप नहीं मानेंगे तो हम संवैधानिक तरीके से अपना विरोध करेंगे, सारे रास्ते बंद करेंगे। लोग जो है इसको सुधार देंगे, जिसको ये जो कानून है उसको सुधार देंगे। कानून नहीं सुधार सकते, कानून तो वो बिगाड़ ही सकते हैं, बिगाड़ रहे हैं। मैंने पहले कहा था, फिर कह रहा हूं, माननीय मोदी जी, प्रभु आप अपने आप में सुधार करो। प्रभु आप सुधर गए तो समझ लो देश सुधर गया, आप सुधर गए तो समझ लो इस देश के लोगों को शांतिपूर्वक जीने का मौका मिल जाएगा। और आप सुधारो आरएसएस को, और आरएसएस के जो गुर्गे हैं आपके सारे के सारे, जो आरएसएस के प्रमुख हैं उनको सुधारो, और जितने भी आरएसएस के ये संगठन हैं आप इनको सुधारो और अपना काम करने का तरीका सुधारो। आपने इनको सुधार लिया, सब सुधर जाएगा। आप कानून को केवल बिगाड़ सकते हैं, उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, उसे कभी सुधार नहीं सकते, उसका सदुपयोग आप कभी जीवन में कर ही नहीं सकते। अनिश्चितकालीन आंदोलन कब तक चलेगा? इतनी मजबूत सरकार बताई जा रही है। कोई मजबूत सरकार, सरकार तो इतनी डरी हुई सरकार है, सरकार के आप हाथ पैर फूले हुए। आपने देखा मोदी जी को 24 घंटे में केवल किसान ही नजर आ रहा। मोदी जी ने पिछले 16 दिन में 9 मीटिंग करी है। 9 मीटिंग में, मीटिंग चाहे कैसी भी हो, चाहे फिक्की की मीटिंग हो, बात किसान की है, किसी भी तरह की मीटिंग हो बात किसान की है। नहीं तो यहाँ किसानों को समझाना आके, वहां किस समझा रहे हैं, उन्हें क्या समझाना, वो तो उनके लिए तो काम ही कर रहे हैं। तो मोदी जी की नींद पूरी तरह से हराम हो चुकी है, सरकार अंदर से पूरी तरह से घबराई हुई है, और सरकार को मालूम है कि ये आंदोलन इस बार या तो अपनी मांग मनवा के हटेगा, नहीं तो सरकार को उखाड़ के हटेगा। ये आप कोर्ट में भी जो है चुनौती दी गई है, क्या लग रहा है? देखिए कोर्ट में जो हुआ है, जो लोग जा रहे हैं कोर्ट में वो करें काम। हम तो बहुत, मेरा व्यक्तिगत जो मानना है, मैं बार बार कहता हूं, मेरा कोर्ट में कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि अगर कोर्ट वाकई में काम करती देश की भलाई के लिए,
सच्चाई के लिए, संविधान को बचाने के लिए, तो ये आंदोलन होते ही नहीं। ये संघर्ष हमें करना ही पड़ता, सरकार ही कर लेती, इसीलिए जो अदालत है वही कर लेती। सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को इसीलिए तो अधिकार दिए गए हैं संविधान में, पर वो तो उनका सदुपयोग कर नहीं रहे। आप देखेंगे कि जो लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों का, उसमें भी 62 दिन बाद उन्होंने, जब सुप्रीम कोर्ट के कई एडवोकेट ने चिट्ठी लिखी, तब जाके जो है उन्होंने सुनवाई कितनी करी। उम्मीद है आपको इस आंदोलन से, कितनी उम्मीद है? आंदोलन जीतेंगे, हमें 100% उम्मीद है, हर सूरत में जीतेंगे हम आंदोलन। मेरे साथ प्रताप जी बातचीत की, जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं किसान।